दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 मार्च 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार के गोपालगंज जहरीली शराब कांड में अदालत ने 13 में से 9 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। जी हां, 4 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अगस्त 2016 को गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के खजूरबानी में हुए इस कांड में 19 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 6 लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी थी। जी हां, फैसला आने के बाद दोषियों के परिजन वाले अदालत परिसर में रोने लगे। कुछ लोगों ने तो हंगामा करने की भी कोशिश की। जी हां, दोषियों के वकीलों का कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। जी 5 साल तक चले मुकदमे के बाद इस मामले में 26 फरवरी को 14 में से 13 लोगों को दोषी ठहराया गया। जी आज उन्हें सजा सुनाई गई। जी वो भी सजा ऐसी कि रूह कांप जाए। दोस्तों दहेज की प्रताड़ना से तंग आकर जान गंवा देने वाली गुजरात की 23 साल की आयशा ने पूरे देश को झकझोर दिया है। जी हां, कल लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अपने संबोधन में मुस्लिम समाज से दहेज के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। लखनऊ के एस बाग ईदगाह में कल मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने जुमे की नमाज के दौरान तकरीर में दहेज को न केवल नाजायज बताया बल्कि हराम भी बताया। जी हां, मौलाना ने यह भी कहा कि जिस तरीके से आयशा ने दहेज को लेकर अपनी जान दे दी है वह दुखद है। इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है। हमारे यहाँ दहेज न केवल नाजायज है बल्कि हराम है। यह शर्मनाक है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी या फिर अपने ससुराल वालों से भीख मांगता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो फिर उसका सोशल बायकॉट किया जाएगा। दोस्तों बीएसईबी द्वारा जल्द ही एसटीईटी का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। जी मिली जानकारी के मुताबिक पटना हाईकोर्ट ने एसटीईटी का रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए हैं। जी पटना हाईकोर्ट में कल बीएसईबी को आदेश दिया है कि वह एसटीईटी का रिजल्ट जारी कर सकता है, लेकिन हाईकोर्ट ने भविष्य में होने वाले एग्जाम को लेकर बोर्ड को सिलेबस बनाने का भी आदेश दिया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि बीएसईबी ने बिना सिलेबस के एसटीईटी का एग्जाम लिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी और कोर्ट ने रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दिया था। खबर के मुताबिक बीएसईबी जल्द ही एसटीईटी का रिजल्ट जारी कर सकता है। इस एग्जाम के तहत करीब 37,000 टीचर का भर्ती किया जाएगा। ऐसे उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दोस्तों देश में जानलेवा कोरोना की दस्तक के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरा होने वाला है। करीब साल भर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश दौरे पर जा रहे हैं। जी पश्चिम बंगाल और असम में जिस दिन वोट डाले जाएंगे उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में रहेंगे। पीएम मोदी महीने के अंत में 26 और 27 मार्च को ऐसे मौके पर बांग्लादेश पहुंचेंगे, जब बांग्लादेश में आजादी के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा होगा। कोरोना काल में भारत ने करीब 90 लाख वैक्सीन देकर दोनों देशों के रिश्ते को और मजबूत कर दिया है। जिन सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे में महुआ समुदाय के धर्मगुरु हरिश्चंद्र ठाकुर की जन्मस्थली और इस समुदाय के तीर्थ स्थल पर जाएंगे। दोस्तों मौसम में हो रहे बदलाव के साथ साथ बर्ड फ्लू एक बार फिर से अपना पांव पसार रहा है। जी हां, अहमदाबाद में बर्ड फ्लू का केस मिलने के बाद प्रशासन सतर्क है और 10 किलोमीटर के दायरे में अंडा चिकन बेचने पर रोक लगा दी है। जी हां, अहमदाबाद के जिला प्रशासन ने गुरुवार को 16 के आसपास इलाके में चिकन और अंडा बेचने पर पाबंदी लगा दी है और 10 किलोमीटर के दायरे में अंडे को नष्ट भी करने का आदेश दे दिया है। जी दरअसल अहमदाबाद के 16 इलाके में स्थित एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू का केस पाए जाने के बाद 10 किलोमीटर के में मीट और चिकन अंडा बेचने वाले पर पाबंदी लगा दी गई है। गुजरात में बर्ड फ्लू कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। दोस्तों देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता के बीच रोष व्याप्त है। यह लगभग रोज ही बढ़ रही तेल की कीमतों ने लोगों की जेब अच्छी खासी ढीली कर दी है। यह मौजूदा वक्त में हर व्यक्ति के घर कम से कम 1-2 पहिया वाहन तो है ही है। जी आसमान छूती तेल की कीमतें लोगों को आवागमन के अन्य दूसरे साधन खोजने पर मजबूर कर रही है। यही नहीं, कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी से सार्वजनिक वाहन जैसे ऑटो बस के भाड़े में भी बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे में अगर अचानक ही पेट्रोल डीजल के दाम में 10 से 15 रुपए की कमी हो जाए तो फिर ये किसी सपने से कम नहीं होगा, किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। जी सरकार के पास तेल की कीमतें घटाने का एक रामबाण उपाय है,
वो है जीएसटी। जी हां, अगर डीजल और पेट्रोल जीएसटी के दायरे में आ जाते हैं तो इनकी कीमतें काफी गिर सकती है, काफी कम हो सकती है। जी पेट्रोल के दाम गिरकर सीधे 75 रुपए प्रति लीटर हो सकते हैं। जी वही डीजल के दाम भी कम होकर 68 रुपए प्रति लीटर की उम्मीद है। जी जीएसटी लागू करते समय पेट्रोल डीजल को भी इसके दायरे में लाने की बात कही गई थी, मगर अब तक ऐसा नहीं हुआ है। दोस्तों, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हमेशा से ही सवालों के घेरे में रहती है। यह बेलगाम अपराधी और अपराध आउट ऑफ कंट्रोल तो फिर विपक्ष का एग्री ग्रीन मुद्दा रहता है। यह विपक्ष बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर रहता है, तो नीतीश सरकार भी 2005 के पहले लालू राबड़ी के कार्यकाल को जंगल राज बताकर आंकड़ों से पलटवार करती रहती है। अब अपराध नियंत्रण के लिए बीजेपी विधायक ने यूपी की तरह ही बिहार में भी अपराधियों के एनकाउंटर की बात कही है। यह बीजेपी विधायक ने कहा है कि इसी से बिहार में क्राइम कंट्रोल में आएगा। जी हां, बिहार विधान परिषद में पूर्वी चंपारण जिले के ढाका के विधायक पवन जायसवाल ने कहा है कि विपक्ष क्या अपराध और फिर अपराधियों पर हल्ला बोलता है। पहले तो अपराधी यही नहीं, उनकी बगल में बैठे रहते थे। जी हां, अपराध नियंत्रण के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि अपराधी ज्यादा स्पीड में भागे तो फिर यूपी की तरह ही बिहार में भी उनकी गाड़ी ब्रेकर पर पलट सकती है। यूपी में अपराधियों की गाड़ी की स्पीड ज्यादा होने लगी तो फिर ब्रेकर पर उनकी गाड़ी पलटना शुरू हो गई। जैसे यूपी में योगी मॉडल है, वैसे ही बिहार में नीतीश कुमार मॉडल भी होगा। दोस्तों, कोरोना के खिलाफ अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी अपने कर्मचारियों को टीका मुहैया कराने में प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में बढ़ रहा है। जी रिलायंस इंडस्ट्रीज की निदेशक नीता अंबानी ने रिलायंस के कर्मचारियों को लिखे एक पत्र में कहा है कि सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों के टीकाकरण का पूरा खर्च रिलायंस इंडस्ट्रीज वहन करेगा। जी नीता अंबानी ने पत्र में आग्रह किया है कि योग्य कर्मचारी सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण प्रोग्राम में जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं। अपने वायदे को दोहराते हुए नीता अंबानी ने कहा है कि वे कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। दोस्तों, बिहार में जमीन से जुड़े हर काम को ऑनलाइन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जी बिहार पहला राज्य बन गया है। ऐसी जानकारी बिहार के राज्य एवं भूमि सुधार मंत्री विधानसभा की कार्रवाई के दौरान दी है। जी उन्होंने कहा है कि इससे आम नागरिकों को काफी फायदा मिला है और दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन प्रक्रिया के चलते जमीन की खरीद बिक्री में फर्जीवाड़े भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अब खबर रेलवे को लेकर है। जी हां, आपको बता दूं कि कोरोना के चलते लंबे वक्त से बंद प्री प्लेटफॉर्म टिकट की सेवा को एक बार फिर से राजधानी दिल्ली के प्रमुख स्टेशन पर शुरू कर दिया गया है। जी हां, आधी रात से इस सेवा को शुरू कर दिया गया है। यह रेलवे टिकट के दामों में भी 3 गुना इजाफा कर दिया है। आपको बता दें कि पहले प्लेटफॉर्म के टिकट के लिए आपको 10 रुपए खर्च करने पड़ते थे, वहीं अब उसी प्लेटफॉर्म टिकट के लिए आपको 30 रुपए देने होंगे। जी हां, कोरोना महामारी के चलते देश भर में कई ट्रेन व्यवस्थाएं फिलहाल अभी पूरी तरीके से बहाल नहीं हुई है। ऐसे में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले तमाम मुसाफिरों को रेलवे स्टेशन पर अब उनके रिश्तेदार छोड़ने के लिए आते हैं तो फिर उनको प्लेटफॉर्म टिकट लेना अनिवार्य होता है। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण प्लेटफॉर्म टिकट की सुविधा को 1 साल पहले बंद कर दिया गया था ताकि सिर्फ मुसाफिर ही, यानी कि जिनको ट्रेन में सफर करना है, वही सिर्फ स्टेशन पर पहुंचे और स्टेशन पर ज्यादा भीड़ ना हो। लेकिन एक बार फिर इस सेवा को शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, सीबीएसई ने 10वीं और फिर 12वीं की परीक्षा के लिए एक संशोधित डेट शीट जारी की है। जी हां, सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की डेट शीट अब सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर उपलब्ध है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए परीक्षा की संशोधित डेट शीट कल ही जारी कर चुकी है। छात्रों को नए टाइम टेबल का अनुसरण करने की सलाह दी जाती है। जी हां, नई डेट शीट के मुताबिक 12वीं की भौतिकी की परीक्षा तारीख में बदलाव किया गया है। जी हां, यह परीक्षा पहले 13 मई को होने वाली थी, जो अब 8 जून 2021 को होगी। इसके अलावा इतिहास और बैंकिंग परीक्षाओं की तारीखों को भी संशोधित किया गया है। दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना के गोल्डन कार्ड बनाने में मुजफ्फरपुर सूबे में नंबर 1 जिला बन गया है। जी हां, दूसरा और तीसरे नंबर पर दरभंगा और सहरसा है। यह राजधानी पटना 6ठे नंबर पर है। 3 दिनों में आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड बनाने की प्रक्रिया मुजफ्फरपुर शहर में शुरू हुई है। जी हां, गुरुवार की शाम 6 बजे से कुल 2408 लाभुकों का गोल्डन कार्ड बन चुका है। नगर आयुक्त विवेक रंजन मेत्रे ने बताया कि शहरी क्षेत्र में लगातार पार्षदों से मिल रहे सहयोग के कारण आयुष्मान भारत योजना के गोल्डन कार्ड बनाने में सफलता मिल रही है। इसी का नतीजा है कि बिहार में मुजफ्फरपुर नंबर 1 जिला बन गया है। उन्होंने आने वाले दिनों में और तेजी से काम करने की बात कही है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में 28,000 लाभुकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनना है।
दोस्तों, उत्पाद विभाग की टीम ने किशनगंज बहादुरगंज सड़क पर कोचा धमन थाना क्षेत्र के अंतर्गत दे मार्केट चौक के पास शराब लदे एक पिकअप वैन को जब्त की। यह पिकअप वैन से 396 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। हालांकि उत्पाद विभाग की कार्रवाई के दौरान वाहन सवार तस्कर मौके से फरार हो गया। जब्त शराब की खेप बंगाल के दलकोला से कोचा धमन बहादुरगंज अररिया होते हुए सहरसा ले जाया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही उत्पाद विभाग की टीम किशनगंज बहादुरगंज पथ पर कई स्थानों पर घात लगाकर बैठ गई। इसी दौरान किशनगंज की दिशा से आ रही तेज रफ्तार पिकअप वैन से शराब जब्त की गई। दोस्तों, बिहार चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है। जी हां, राज्य में 10 चरणों में चुनाव कराया जाएगा। जी आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने जिला अधिकारी को प्रमंडल वार चुनावी कार्यक्रम तय करके भेज दिया है, जिसके अनुसार प्रथम चरण में प्रमंडल के अररिया, दूसरे चरण में किशनगंज, तीसरे चरण में पूर्णिया और चौथे चरण में कटिहार में चुनाव कराए जाएंगे। जी पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि प्रमंडल में एक चरण में एक ही जिले में चुनाव होंगे। प्रभारी जिला अधिकारी और एडीएम तारिक इकबाल ने बताया कि आयोग के निर्देश अनुसार जिले में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। यह चुनाव को लेकर जिले में तैयारियां चल रही है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि 2016 में हुए पंचायत चुनाव के लिए 25 फरवरी को ही अधिसूचना जारी कर दिया गया था, लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग ने मल्टीपोस्ट ईवीएम से चुनाव कराने का फैसला लिया है। इस कारण से अधिसूचना जारी होने में थोड़ी देरी हो रही है। यह उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक अधिसूचना जारी हो सकती है। बताया कि आयोग के द्वारा साल 2016 में हुए पंचायत चुनाव के दौरान बने मतदान केंद्र के आधार पर जिले के लिए 3472 मतदान केंद्र के हिसाब से 3993 ईवीएम के आवंटन का निर्देश दिया है, जिसमें 15% ईवीएम सुरक्षित रखे जाएंगे, जिसका उपयोग तकनीकी खामियों वाले ईवीएम के बदले किया जाएगा। दोस्तों, अगले 4 दिनों में पूर्व बिहार, सीमांचल और कोसी जिलों में तपिश बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि इतनी जल्दी तापमान का ऊपर चढ़ना जनजीवन के लिए बेहतर नहीं है। बहरहाल, औसतन 16 किलोमीटर की गति से चल रही पछुआ हवा के कारण अधिकतम और फिर न्यूनतम तापमान 32 और 16 डिग्री बना हुआ है। आज यानी कि शनिवार को अधिकतम और फिर न्यूनतम तापमान में 1 और डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय मौसम विभाग के नोडल पदाधिकारी ने पूर्वानुमान में बताया कि अगले 1 सप्ताह तक अभी मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। यह तापमान में भी वृद्धि और फिर गिरावट का क्रम जारी रहने की संभावना है। दोस्तों, किसान कर्ज लेकर जीतोड़ मेहनत करके फसल उपजाते हैं, लेकिन कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़ उनके लिए मुसीबत बन जाती है। जी हां, इनसे बच जाए तो फिर लहलहाती फलों के लिए काल बन जाते हैं नील गाय। जी हां, उनकी वजह से फसल को काफी नुकसान पहुंच रहा है। जी नील गाय की वजह से फसल को काफी नुकसान पहुंच रहा है। लोगों का कहना है कि वन विभाग की लापरवाही के कारण हमारा निवाला नील गाय छीन रहा है। जी हां, नील गाय काफी बर्बादी करते हैं। ये इतना तेज दौड़ते हैं कि इनकी वजह से हादसे भी हो जाते हैं। जी हां, गया जिला के कोच प्रखंड मुख्यालय समेत विभिन्न पंचायतों में नील गाय बड़ी संख्या में खेतों में विचरते रहते हैं। ये फसल को खाने के साथ साथ उसे रौंद कर बर्बाद कर देते हैं। लेकिन किसान करे तो क्या करे? किसान कानून के भय से कुछ करने से परहेज करते हैं। लेकिन सूचना के बावजूद वन विभाग की ओर से कोई भी पहल नहीं की जाती है। नतीजा यह है कि नील गाय रबी फसलों जैसे गेहूं, मसूर, खेसारी, चना आदि का नुकसान करते हैं। यह ग्राम प्रवाह, मुड़ेश्वरी, काबर, कोच आदि के बधाड़ में दिन में बड़ी संख्या में नील गाय दिखते हैं। दर्जनों की संख्या में रहते हैं। ये जिस खेत में घुसते हैं वहां शायद ही कोई पौधा बच जाता हो। ये महंगाई की इस दौड़ में खाद बीज खरीदकर किसान रबी फसलों की खेती करते हैं। इस फसल के साथ उनकी रोजी रोटी, भविष्य का सपना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, परिवार की दवाई जुड़ी रहती है। किसान कठिन परिश्रम भी करते हैं, लेकिन महीनों की मेहनत तो ये नील गाय कुछ ही घंटों में चट कर जाते हैं। दोस्तों, बिहार में बंद उद्योगों को फिर से खोलने को लेकर आज विधानसभा में विपक्षी दलों ने जमकर प्रदर्शन किया है। विधानसभा सत्र के आरंभ होने से पहले विधानसभा परिसर में भाकपा माले तथा राजद विधायकों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार से उद्योगों को फिर से शुरू करने की मांग की है। राजद विधायक बिहार में ठप पड़े उद्योग धंधे को फिर से जीवित करने की मांग कर रहे थे, जबकि माले विधायकों ने कहा है कि बिहार में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को फिर से शुरू करना जरूरी है। विधायकों ने कहा है कि कटिहार जूट मिल के सभी मिलों को फिर से चालू किया जाए। उसी तरीके से बंद पड़ी चीनी मिल को भी चालू करने की मांग की गई है। स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के लिए स्वरोजगार और उनके उत्पाद खरीद को लेकर भी माले ने सरकार से गारंटी राशि करने की मांग की है। जी हां, विपक्षी सदस्यों ने सरकार से 15 साल में बिहार के खस्ताहाल उद्योग धंधों को लेकर घेरने की कोशिश की है। जी उन्होंने पूछा कि बिहार में आखिरकार 15 साल में सारे उद्योग धंधे बंद क्यों हो गए हैं। जी राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार में 15 साल के बाद भी एक सुई की फैक्ट्री नहीं लगी है। जी सरकार उद्योग बढ़ाने के नाम पर
अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन एक भी उद्योगपति बिहार नहीं आए हैं। वहीं भाकपा माले के विधायकों ने आज विधानसभा के बाहर कटिहार जूट मिल, रीगा चीनी मिल समेत अन्य सभी मिलों को चालू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही माले विधायकों ने जमीन का बंटवारा रोकने, किसानों को उनकी जमीन वापस करने, स्वयं सहायक समूह की महिलाओं का कर्ज माफ करने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। दोस्तों, गर्मी की आहट के साथ ही बिहार के मधुबनी में पानी पाताल की ओर जाने से आने वाले दिनों में जल संकट की आशंका बढ़ गई है। जी हां, आम लोगों की चिंता अभी से ही बढ़ने लगी है। भीषण गर्मी में पानी के लिए हाय तौबा मच सकता है। शहर में लोगों को घर तक पानी की आपूर्ति के लिए हर घर नल योजना दम तोड़ रही है। नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में अब तक करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों को नल से जल की आपूर्ति संभव नहीं हो पा रही है। गर्मी के दिनों में उत्पन्न होने वाले जल संकट से निपटने के लिए नगर परिषद प्रशासन भी उदासीन बना हुआ है। दोस्तों, व्हाट्सएप ने यूजर्स की सुविधा के लिए अपने नए अपडेट में कई खास फीचर्स शामिल किया है। व्हाट्सएप ने कहा है कि उसने अपने डेस्कटॉप ऐप पर वॉइस और वीडियो कॉल की शुरुआत की है। इस स्कीम से यूजर्स अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पीसी के जरिए कॉल कर सकेंगे। इसके अलावा iOS के लिए वॉइस एनिमेशन, वॉइस मैसेज के लिए रिसिप्ट एनेबल या फिर डिसेबल करने की सुविधा के साथ साथ इंस्टाग्राम की तरह अपने आप डिलीट होने वाले मैसेज या इमेज भी शामिल है। व्हाट्सएप इनमें से कुछ फीचर्स को बीटा फेज में टेस्टिंग कर रहे हैं, जो जल्द ही सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। दोस्तों, बिहार के पश्चिमी चंपारण में अजीब वाकया सामने आया है, जब सज धज करके दुल्हन मंडप से फरार हो गई। जी हां, भाग निकली। दरअसल हुआ यूं कि दूल्हे से सामना होते ही उसे देखकर भौचक्की दुल्हन ने पहले शादी करने से इनकार कर दिया और जब परिजनों ने दबाव बढ़ाया तो मंडप छोड़कर भाग निकली। यह घटना पश्चिमी चंपारण जिले के नौतन प्रखंड क्षेत्र के सनकैया माई स्थान में बुधवार की है। ग्रामीणों ने बताया कि शादी के लिए बेड़िया के एक गांव से दुल्हन और बेड़िया के बगी से मुसहरी टोला से दूल्हा सनकैया माई स्थान पहुंचा था। दोनों की शादी के लिए रस्म रिवाज शुरू किया गया। थोड़ी देर बाद शादी के लिए दूल्हा मंडप में पहुंचा तो फिर उसका चेहरा देखते ही दुल्हन शादी करने से इनकार कर दिया। जी हां, दुल्हन का कहना था कि दूल्हा उसे पसंद नहीं है। इस पर परिजनों ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। तब दुल्हन ने कहा कि दूल्हे की उम्र अधिक है। व्हाट्सएप पर बनाया गया फोटो दिखाया गया है। इसके बाद शादी के जोड़े में ही दुल्हन सनकैया माई स्थान से भाग निकली। शाम तक लड़का पक्ष ने दुल्हन का इंतजार किया। उसके बाद बिना दुल्हन के ही बारात लौट गई। लोगों का कहना है कि दोनों पक्षों में इस बात को लेकर कहासुनी भी हुई और धक्का मुक्की भी हुई। दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कल से शुरू हो गया है। 17 मार्च तक कॉपियां चेक की जानी है। इंटर मूल्यांकन के लिए प्रदेश भर में यानी कि पूरे बिहार भर में 130 केंद्र बनाए गए हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। सभी अधिकारियों को पूरी पारदर्शिता के साथ उत्तर पुस्तिका चेक करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही केंद्र निरीक्षकों से सुरक्षा पुख्ता करने के लिए कहा गया है। बोर्ड ने केंद्र के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाने के लिए भी कहा गया है, ताकि बाहर का कोई भी अज्ञात व्यक्ति भीतर प्रवेश न कर सके। बोर्ड अधिकारियों ने कहा है कि इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, मैथ जैसे विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या अधिक होती है, इसलिए इनकी चेकिंग 2 शिफ्ट में की जाएगी। परीक्षकों को रोजाना 75 से 100 उत्तर पुस्तिका चेक करनी होगी। दोस्तों, बिहार के सीवान जिला से बड़ी खबर सामने आई है। सीवान में तेज रफ्तार स्कूल वैन अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे सूखी नहर में पलट गई। हादसे के दौरान उस वैन में 21 से ज्यादा बच्चे सवार थे। वैन पलटते ही चीख पुकार मच गई। घटना के बाद आनन फानन में आसपास के सभी लोग और राहगीर दौड़कर पहुंचे और पलटी वैन के नीचे से 17 को सुरक्षित निकाला गया। दोस्तों, भारत नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस की फायरिंग में एक भारतीय युवक की जान जाने की खबर सामने आई है। यह मीडिया रिपोर्ट की माने तो एक शख्स लापता भी है। बताया जा रहा है कि 3 भारतीय लोग घूमने के लिए यूपी के पीलीभीत की ओर से नेपाल पहुंचे थे। इसी क्रम में भारतीय युवकों के साथ नेपाल पुलिस की बहस हो गई। बहस के दौरान नेपाल पुलिस ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में गोली एक भारतीय नागरिक को जाकर लगी, जिससे उसकी जान चली गई। वही गोलीबारी के दौरान एक युवक जान बचाकर भारत की सीमा में प्रवेश कर गया। फायरिंग के बाद से तीसरे युवक की जानकारी नहीं मिल पा रही है।
दोस्तों असम विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी पार्टी नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए जैसे इस संवेदनशील मुद्दों को जमकर भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही इसे ही मुख्य चुनावी मुद्दा बना रही है। एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने आज एक बयान में बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएए हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और इसे समाप्त करेंगे। बीडीएफ कांग्रेस और एआईयूडीएफ के बीच सीट बंटवारे के सवाल पर बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि हमारे गठबंधन में सीट साझा करना कोई मुद्दा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारा मुख्य लक्ष्य असम से बीजेपी की विदाई सुनिश्चित करना है। जी हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा सीएए, किसान, चाय बागान मजदूर और बाढ़ है। हम सीएए के खिलाफ लड़ेंगे और इसे समाप्त करके ही रहेंगे। अगर हमारा गठबंधन सत्ता में आता है तो फिर हम यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य में डी वोटर की समस्या खत्म हो। सीएए को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की वजह से ये विपक्षी पार्टियों को सीएए के जरिए सत्तारूढ़ बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी हां, आपको बता दूं कि साल 2019-20 में असम के ऊपरी जिलों में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के खिलाफ खूब विरोध प्रदर्शन हुआ था। जी हां, असम के जो वर्ग दशकों से राज्य में रह रहे हैं, सीएए की वजह से उनमें काफी गुस्सा है। असम में कुछ छात्र संगठन और कृषि मुक्त संघर्ष समिति सीएए के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। जी इसको देखते हुए लोगों की भावनाओं को सहलाने की कोशिश की जा रही है। इसी के चलते कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी असम के तेजपुर में यह ऐलान किया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो फिर सीएए लागू नहीं करेगी। दोस्तों बिहार के मंत्री मुकेश सहनी ने नीतीश सरकार की फजीहत करा दी है। विधानसभा में मामला उठने के बाद सीएम नीतीश कुमार आश्चर्यचकित हो गए और कहा कि यह तो अचंभित करने वाली बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी, अभी जानकारी लगी है। अखबार में खबर छपी और फिर सदस्यों ने इसके बारे में बताया, लेकिन मंत्री ने अगर ऐसा किया है तो फिर अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इस संबंध में मंत्री से पूछेंगे। जी दरअसल बात यह है कि 2 दिन पहले हाजीपुर में पशुपालन विभाग के कार्यक्रम में मंत्री मुकेश सहनी की जगह उनके भाई सरकारी गाड़ी से कार्यक्रम में पहुंचे और विभाग की तरफ से आयोजित प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बने थे। जी मीडिया में खबर आने के बाद विपक्षी नेताओं ने सदन में हंगामा किया। इसके बाद खुद सीएम नीतीश कुमार सामने आए और कहा कि इस तरीके की बात अचंभित करने वाली है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने 291 सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस बार पार्टी ने 100 नए चेहरों को मौका दिया है। इनमें 50 महिलाएं, 42 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल है। जहां उत्तर बंगाल की 3 सीटों पर टीएमसी ने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। वहीं सीएम ममता बनर्जी इस बार भी नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ेगी। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग इस चुनाव में छूट रहे हैं उन्हें वापस विधान परिषद में लाया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि हम आज 294 सीटों में से 291 सीटों की घोषणा की है। दोस्तों पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। कुछ राज्यों में कई जगहों से पेट्रोल की कीमत अब 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। जी हां, आम लोग और विपक्ष इसका विरोध कर रहे हैं। लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन खर्च भी बढ़ रहा है। इसका असर सब्जियों के दाम समेत कई और जरूरी चीजों पर भी पड़ रहा है। जी हां, पेट्रोल पंप हर खास और आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जो पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर ना गया हो। जी हां, पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, लेकिन क्या आपको मालूम है कि पेट्रोल पंप पर कुछ और सुविधाएं भी मिलती है जो बिल्कुल भी फ्री है। अगर यह सर्विस देश के किसी भी पेट्रोल पंप पर ना मिले तो फिर आप इसके लिए शिकायत भी कर सकते हैं। जी इतना ही नहीं, अगर आपकी शिकायत सही पाई गई तो फिर उस पेट्रोल पंप पर जुर्माना लग सकता है और साथ ही लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। ऐसे में आज हम आपको इन मुफ्त सुविधाओं के बारे में बताने जा रहे हैं और साथ ही इसकी भी जानकारी देंगे कि आप शिकायत कहां से दर्ज करवा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीने के लिए शुद्ध पानी के बारे में। तो पेट्रोल पंप डीलर को अपने पंप पर आम लोगों की सुविधा के लिए निःशुल्क पीने के लिए पानी की सुविधा देनी होती है। इसके लिए पेट्रोल पंप डीलर को आरओ मशीन, वाटर कूलर और पानी का कनेक्शन खुद से लगवाना होगा। अगर किसी पंप पर पीने की पानी की सुविधा ना मिले तो इसके लिए भी तेल मार्केटिंग कंपनियों से शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इमरजेंसी में आप कॉल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। अगर आप रास्ते में किसी भी परेशानी में फंस जाएं और मोबाइल फोन की सुविधा ना हो तो फिर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है।
आप किसी भी पेट्रोल पंप पर जाकर किसी भी एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके लिए पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मचारी या फिर मैनेजर आपसे मना नहीं कर सकता है। जी हां, ये सुविधा भी पेट्रोल पंप पर फ्री में मिलती है। उसके बाद बात करते हैं कि हर पेट्रोल पंप पर एक फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा होनी चाहिए ताकि आम जनता जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल कर सके। जी हां, इस बॉक्स में जीवन रक्षक दवाएं और मरहम पट्टी होनी चाहिए। जी हां, इसके साथ ही सभी दवाइयों पर एक्सपायरी डेट भी लिखी होनी चाहिए। जी हां, इन बॉक्स में दवाएं पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर पेट्रोल पंप आपकी मांग पर फर्स्ट एड बॉक्स देना बंद कर देता है तो फिर इसकी शिकायत लिखित में आप कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं तेल की क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में। जी हां, इसके अतिरिक्त ग्राहकों को पेट्रोल और डीजल की क्वालिटी और क्वांटिटी जानना भी पूरा अधिकार है। जो पेट्रोल पंप मालिकों को इसके लिए व्यवस्था करनी होती है। जो ऐसा ना होने पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी का नाम और कॉन्ट्रैक्ट नंबर लिखा होना जरूरी है। जी हां, पेट्रोल पंप के मालिकों के लिए पेट्रोलियम कंपनी का नाम और कॉन्ट्रैक्ट नंबर लिखकर टांगना अनिवार्य होता है। इसके माध्यम से ग्राहकों को पेट्रोल पंप मालिक या फिर संबंधित कंपनी से संपर्क करने की सुविधा मिलती है। अब बात करते हैं खुलने और बंद होने का समय बताना भी जरूरी है। हर पेट्रोल पंप पर उसके खुलने और बंद होने के समय का नोटिस टंगा होना चाहिए। इसके साथ ही पेट्रोल पंप किस दिन बंद रहेगा इसकी जानकारी भी होनी अनिवार्य है। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करते हैं और यह है कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल और डीजल भरवाने पर आपके पास बिल पाने का पूरा अधिकार है। जी हां, अगर किसी कारण से पेट्रोल पंप मालिक या फिर उसका एजेंट आपको बिल देने से इनकार करता है तो फिर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाड़ी पहियों में हवा भरना। जी हां, सभी पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में हवा भरने की सुविधा देना अनिवार्य है। इसके लिए पेट्रोल पंप पर डीलर को अपने पंप पर हवा भरने वाले इलेक्ट्रॉनिक मशीन और गाड़ियों में हवा भरने वाले व्यक्ति को नियुक्त करना भी जरूरी है, यानी कि बहाली करना भी जरूरी है। यह एक बात और आपको बता दूं कि इस सर्विस के लिए पेट्रोल पंप मालिक या फिर किसी भी व्यक्ति आपसे पैसे की मांग नहीं कर सकते हैं। यह सुविधा बिल्कुल भी निःशुल्क है, फ्री है। यह निःशुल्क लोगों को दी जाएगी। अगर कोई पेट्रोल पंप मालिक इसके लिए पैसे मांगता है तो फिर उसके खिलाफ आप संबंधित तेल कंपनी को शिकायत कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप इसकी शिकायत कैसे करेंगे। तो हर पेट्रोल पंप में शिकायत बॉक्स या फिर रजिस्टर रखना होता है ताकि ग्राहक उसमें अपनी शिकायत दर्ज करा सके। अगर आपको पेट्रोल पंप पर यह सब सुविधा नहीं मिलती है तो फिर आप इसकी शिकायत सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के पोर्टल यानी कि www.pgportal.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के विभिन्न मामलों में वैसे तो जेल की सजा सुनाई गई है, लेकिन इन दिनों वे कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित होने के चलते दिल्ली के एम्स में भर्ती है। इस बीच उन्हें और उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं को करारा झटका लगा है। दरअसल लालू प्रसाद यादव को दिल्ली एम्स में इलाज के लिए 4 हफ्तों का और वक्त तो दिया गया है, लेकिन इसके चलते उनकी सजा भी और 4 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। जी हां, जेल अधीक्षक हामिद अख्तर का कहना है कि लालू प्रसाद यादव को 1 महीने के लिए आईजी जेल की तरफ से इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उनकी तबीयत को देखते हुए एम्स के डॉक्टरों की टीम ने लालू के इलाज के लिए 3 से 4 हफ्तों का और समय मांगा है। जी हां, जिसे जेल आईजी विजेंद्र भूषण ने स्वीकार कर लिया। साथ ही उनकी सजा अवधि 4 हफ्ते के लिए और भी बढ़ा दी गई है। दोस्तों, बिहार में पैसेंजर ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे ने कई पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दे दी है। इन ट्रेनों का परिचालन 5 मार्च से शुरू किया जाएगा। जो लोग इन पैसेंजर ट्रेनों से सफर करना चाहते हैं तो वो IRCTC की वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं। आपको बता दें कि पैसेंजर ट्रेन छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकते हुए चलेगा। दोस्तों, केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने रहने लायक शहर की सूची जारी कर दी है। यह शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी इस इंडेक्स में टॉप 10 की सूची में बिहार का एक भी शहर शामिल नहीं हुआ है। आपको बता दें कि रहने लायक 111 शहरों की सूची में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों को रैंकिंग में शामिल किया गया है। जी हां, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में बेंगलुरु टॉप पर है। जी हां, इस सूची में नंबर 2 पर है पुणे, 3 नंबर पर अहमदाबाद, 4 नंबर पर चेन्नई और 5वें नंबर पर सूरत है। यह इस सूची में ग्रेटर मुंबई 10वें नंबर पर है। अगर बिहार की बात करें तो पटना इस सूची में 33वें नंबर पर है। यह शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की सूची की बात करें तो शिमला टॉप पर है, जबकि दूसरे स्थान पर ओडिशा, तो सिलवासा और भीलवाड़ा को क्रमशः 3रा और 4था स्थान मिला है। यह इस सूची में तिरुवनंतपुरम 10वें स्थान पर है। बिहार के भागलपुर की बात करें तो भागलपुर 30वें और मुजफ्फरपुर 66वें स्थान पर है।
दोस्तों, बैंक कर्मचारियों के 9 संगठनों का शीर्ष निकाय यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में मंगलवार को 15 मार्च से 2 दिन की हड़ताल पर आह्वान किया है। जिसके बाद बिहार में भी 15 मार्च और 16 मार्च को बैंक बंद रहेंगे। हड़ताल के कारण बिहार की 7620 बैंक शाखाओं में 2 दिन ताला लटका हुआ रहेगा। वही मार्च के दूसरे शनिवार और रविवार होने के कारण 13 और 14 मार्च को भी बैंकों में छुट्टी रहेगी। इसका मतलब यह है कि लगातार 4 दिन तक बैंक बंद रहेंगे, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ता अपने बजट भाषण में विनिवेश कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण की घोषणा की। दोस्तों, बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन को आमर्स एक्ट में हुई सजा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आमर्स एक्ट में उन्हें मिली 10 साल की सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि मेरे मुवक्किल 14 साल से जेल में हैं। एक दूसरे मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। कई मामले उन पर है और वे उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। एक ही मामले पर 2 FIR है। एक में असलाह दिखाया गया है जबकि दूसरे में नहीं। हमने इस मामले में दी गई सजा को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अप्रैल के दूसरे सप्ताह में सुनवाई करेगा। मामला शहाबुद्दीन द्वारा सीवान के पूर्व SP SK सिंघल पर हुए हमले से जुड़ा हुआ है। सीवान के पूर्व SP SK सिंघल पर हुए हमले के मामले में लोअर कोर्ट ने शहाबुद्दीन और उनके दोनों बॉडीगार्ड को 10 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने आमर्स एक्ट के 2 केस में 10 साल और फिर 5 साल की सजा सुनाई थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को बिहार के सीवान जिले के प्रतापपुर में हुआ था। शहाबुद्दीन ने अपनी पढ़ाई लिखाई बिहार में रहकर ही की है। आपको बता दें कि कॉलेज के दिनों में ही शहाबुद्दीन का झुकाव आपराधिक गतिविधियों की तरफ से हो गया था। उसने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही राजनीति में भी कदम रख दिया था। माना जाता है कि साल 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद से मोहम्मद शहाबुद्दीन का बुरा वक्त शुरू हो गया। इस दौरान शहाबुद्दीन का नाम कई आपराधिक मामले दर्ज हुए। पुलिस ने सीवान के प्रतापपुर में उनके पैतृक घर पर छापे मारे। इसमें पुलिस को कई अवैध अत्याधुनिक हथियार भी बरामद हुआ। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।